किस तरीके से तैयारी कराते हैं बच्चों की कि 65 टू 70% सिलेक्शन चाणक्य एकेडमी ले रही है। अपनी गलतियों को आप सुधारते हुए जाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है निश्चित और कंफर्म है। तो एक सेलेक्ट करना एक जज को, उस प्रक्रिया में कितनी तरीके की लेवलिंग होती है या बैरिकेटिंग होती है सर? न्यायाधीश की भूमिका है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है एक वकील की है, एक एडवोकेट की है। क्योंकि बिकॉज वी आर द इंस्पेक्टर ऑफ द कोर्ट। एग्जैक्टली। मोर लॉ या बेटर इम्प्लीमेंटेशन। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में कानून जितने बने हैं जी सर। पर्याप्त है। आपने एडवोकेसी को कब अलविदा कहा? एडवोकेसी में कंटिन्यूटी क्यों नहीं? इसका इतिहास में ही उत्तर मिलेगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नरेश विश्वास। आज गोल्डन हंट पे एक गेस्ट आए हुए हैं। आपके लिए हर बार मैं गेस्ट बोलता हूं, आज मैं कुछ रिफ्रेश करना चाहता हूं। आज मेरे गुरु आए हैं। मेरे गुरु से तात्पर्य है एक न्यायाधीश, एक जज जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसकी खुशी मुझसे ज्यादा 200, 400, 500 जजेस को है। आगे बताऊंगा कि ये किस टाइप की बातें कर रहा हूं और इसका मतलब क्या है। तो जिन व्यक्ति को मैंने आज बुलाया है और जो हमारे आज गेस्ट है, उन्होंने निरंतर कई सारे जजेस का प्लेसमेंट कराया, मतलब कि सिलेक्शन कराया। आज कई जजेस आज इनके बदौलत ही जज है, नहीं तो आज एक एडवोकेट रहते या कुछ और रहते। क्योंकि कई लोगों ने अपनी करियर की पाथ को भी चेंज कर दिया था, पर सर की मेहनत और लगन से वो आज जज है। आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं चाणक्य लॉ एकेडमी के फाउंडर, डायरेक्टर और मेरी भाषा में हेड कोच मिस्टर नितिन नामदेव जी। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया। आज तो मेरा सपना साकार हो गया। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ कि आपके पॉडकास्ट में आया। नहीं सर, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि आपका स्टूडेंट भी हूँ मैं। जी। निरंतर रहूंगा। जिस दिन मेरे को लगेगा कि मेरे बच्चे को मैं आपके पास भेजूंगा पढ़ने के लिए, उस दिन मुझे लगेगा कि नहीं, हाँ ठीक है, अब मैं स्टूडेंट के ग्रैप से थोड़ा सा कम हो गया हूँ करके, तब तक तो स्टूडेंट रहूंगा निरंतर मैं आपका। सर आज कई सारी बातें होंगी पॉडकास्ट में, लीगल और नॉन लीगल भी बातें होंगी, और आपके हंसी मजाक दोस्तों और हमारी जो पढ़ाई है उसके बारे में कई सारी चर्चाएं भी होंगी। आज हमारे गोल्डन हंट पॉडकास्ट सीरीज का जो पहला सेगमेंट आने वाला है वो इस तरीके से है कि चाणक्य लॉ एकेडमी हाल ही में दिसंबर 2025 में पूरे के पूरे 13 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए बड़ी बड़ी बधाइयाँ हों आपको, हार्दिक शुभकामनाएं, और निरंतर ही चाणक्य लॉ एकेडमी चलते ही रहे। तो पहला सवाल ये आ रहा है कि सर, छत्तीसगढ़ में सिविल जज हमारा पोस्ट निकलता है, इसी सिविल जज पोस्ट से ही जजेस की सिलेक्शन होती है और हायरार्की में जाते जाते सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं। तो सर, चाणक्य लॉ एकेडमी निरंतर हर साल 65 टू 70% सिलेक्शन दे रहा है। ये एक नंबर मानूं कि रिवॉल्यूशन मानूं? ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है। अगर आप चाहें तो नंबर माने, चाहें तो रेवोल्यूशन माने। देखिए, 3 चीजें मैं हमेशा लेके चलता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिवोशन है किसी एक्ट के लिए, किसी काम के लिए, तो सफलता आपको देर सवेर जरूर मिलेगी। और एक एकेडमी जो होती है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आप जो है बच्चों के अंदर जो है ये 3 चीज़ों को डेवलप करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब रही बात रेगुलेशन, तो रेगुलेशन जैसी चीज़ें तो जो है ये नाम आप लोग देते हैं। मैंने तो इस एकेडमी को बहुत शुरू की बात करें, मैंने तो इस एकेडमी को मैं जो है धरातल से शुरू किया है। मेरा एक्सपीरियंस लगभग जो है आज 19-20 साल हो गया है लॉ को पढ़ाते हुए। इंदौर से मैंने अपना करियर शुरू किया, और इंदौर में जो है मुझे मेरे ही गुरु ने सबसे पहले मुझे अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने कहा कि इफ़ यू आर नॉट बिकम अ सिविल जज, यू आर बिकम अ गुड टीचर। तो उन्होंने मुझे समझा, देखा और बोला कि नहीं, आप जो है बहुत अच्छा पढ़ा सकते। तो कहीं ना कहीं गुरु का आशीर्वाद है। ऐसे हमारे बहुत से जो है बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद है, जिन्होंने जो है आज इस मुकाम तक हमको यहाँ पहुँचाया है। सर, हमने बहुत बार सुना है ये फ्रेज किंग मेकर, और मैं आज लोगों के सामने लाना चाहता हूँ एक और फ्रेज, क्योंकि एज अ ऑरेटर मैं एक फ्रेज आपको देना चाहता हूँ, सिलेक्शन मेकर। सर, जजेस की सीट सेलेक्ट करना, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। वीरेंद्र सहवाग आप जानते होंगे,
धुरंधर बैट्समैन थे इंडिया के। उन्होंने एक बार कहा था एक इंटरव्यू में कि डेल स्टेन उस तरफ से बॉलिंग करता हुआ आता है, बॉल फेंकता है और मार्क बाउचर उसको पकड़ता है, मैं पता ही नहीं चलता बॉल कब चला गया। उसी तरह का दोस्तों सीजीपीएससी में जब मैंने पहली बार सिविल जज का एग्जाम दिया, 50 क्वेश्चन मैंने हल करने की कोशिश किए, मैडम ने खटखटाया, नॉक नॉक, 10 मिनट और बचे आपके एग्जाम के। उस दिन मुझे पता चला बिना तैयारी के इस पेपर को कोई नहीं पार कर सकता, इतना टफ होता है। तो सर आप किस तरीके से तैयारी कराते हैं बच्चों की कि 65 to 70% सिलेक्शन चाणक्य एकेडमी ले रही है? तैयारी का जो मेरा अपना अनुभव है ये है कि मैंने अपने फेलियर से सीखा है। मैंने बहुत सारे जो है एग्ज़ाम दिए हैं और मैं हर एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर से फेल होता था। तो फेलियर आपको जो है सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मतलब बिल्डअप करता है कि आप अपनी गलतियों से सीखें। मैंने जिन गलतियों को अपनी लाइफ में देखा, सीखा, मैंने अपनी कोचिंग में या अपनी एकेडमी में सबसे पहले उसको रिफॉर्म किया कि आप जो है उन गलतियों को उन बच्चों को ना करने दीजिए जो मैंने किया। मेरा सिलेक्शन 1 या 2 नंबर के लिए कई बार जो है रह गया। तो मैंने हमेशा इस चीज़ को ध्यान दिया कि आपकी लाइफ में अगर आप अनुशासित हैं, डिसिप्लिन में हैं और अपनी गलतियों को आप सुधारते हुए जाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो निश्चित और कंफर्म है। तो मैं हमेशा जो है बच्चों को उन गलतियों से बचाने की कोशिश करता हूँ जो मैंने की, और यही शायद जो है बच्चे भी सीखते हैं और उनके सिलेक्शन में जो है मेरे खुद के अनुभव काम आते हैं। सर आपका जवाब सुन के मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लगा कि पुराने दिन मोमेंटम्स याद आ गए। क्योंकि मैं दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ सर, चाणक्य एकेडमी का कोई बच्चा अगर जज बन रहा है तो जज है, पर जो बच्चा जज नहीं बन पाता है जैसे मैं, आप समझ लीजिए हमारे चाणक्य एकेडमी से जो निकल रहे हैं वो अलग से ही दिखते हैं, अलग से पहचान पा जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत फेमस होते हैं। तो सिर्फ वहाँ पढ़ाई नहीं की जाती सर, वहाँ आपका जो गुरु दक्षिणा देना, गुरु ज्ञान देना, आपने हमें इतना कुछ सिखाया है सर कि रियल लाइफ में हम उतरते हैं तो एक जबरदस्त एडवोकेट बोलना चाहिए या फिर बेस्ट लॉयर उस कैटेगरी में भी आते हैं। क्योंकि हमारी ड्राफ्टिंग आपने सिखाई है, हमें कैसे प्लीडिंग करना है, हमें कैसे प्रेजेंट होना है, किस तरीके से हमें जजेस को फेस करना है, हर चीज आपने सिखाया है। तो सर चाणक्य एकेडमी क्या सिर्फ जजेस के लिए है कि एडवोकेसी, टैलेंट और हर चीजों के लिए? एक बार चाणक्य एकेडमी के लिए 2 लाइनें आप बता दें। देखिए, चाणक्य लॉ एकेडमी की शुरुआत जी मैंने 2012 में की है, पर जब मैं रायपुर आया था तो उसके पहले मैं एज अ स्टूडेंट रायपुर में बहुत सारी चीज़ों को फेस किया। उस समय सर शादी हो गई थी अभी? नहीं, शादी नहीं हुई थी, मैं एस्पिरेंट था और 2006 की बात होगी। ओके। तो 2006 में जब एमपी सिविल जज आया तो हमने कोचिंग जो है खोजना शुरू किया यहाँ रायपुर में। हाँ, रायपुर। अच्छा, रायपुर। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ये एक वंडरिंग है कि यहाँ रायपुर में कोई भी सिविल जज पढ़ाने वाला नहीं था। वहाँ पर सर मतलब कुछ था ही नहीं प्लेटफॉर्म यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैं जो है खोजना शुरू किया तो हम बिलासपुर गए, बिलासपुर में पढ़ना शुरू किए। फिर वहाँ जो मेरा एक बहुत अच्छा कलीग है जो आज जुडिशरी में है, हम लोगों ने तय किया कि हम इंदौर जाते हैं। तो हमारी एक जो है बोलना चाहिए कि स्टूडेंट लाइफ शुरू हो गई। अच्छा। 2009 के बाद जब मैं रिटर्न हुआ और इंदौर में मैं उस समय पढ़ा रहा था, तो मेरा एक ध्येय ये तो था हमेशा कि छत्तीसगढ़ में जो वैक्यूम है जुडिशरी के कोचिंग को लेकर, जुडिशरी के एक जो है अच्छी मार्गदर्शक संस्था को लेकर, वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में था। तो मैंने जब पढ़ाना शुरू किया या मैंने पहले दूसरी कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया तो मैं डे 1 से इस टारगेट को लेके चला था कि हम रायपुर में एक ऐसी संस्था को लाना चाहते हैं जो केवल लॉ नहीं पढ़ाती है, जो लॉ को समझाती है और लॉ को उपयोग करना सिखाती है। मैंने कभी भी सिविल जज के लिए किसी सेक्शन या किसी लॉ को नहीं पढ़ाया। मैंने हमेशा इस बात को ध्यान दिया कि जो स्टूडेंट है, जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, वो सब्जेक्ट को इतनी अच्छे से समझे कि वो अगर एक जज बनता है तो एक अच्छे जज के रूप में आए, अगर वो एडवोकेसी में जाता है तो वो जो है एक अच्छा एडवोकेट बने, या जो लीगल फील्ड वो चुनना चाहता है उस लीगल फील्ड में उस कानून का सही उपयोग कर सके। तो ये मेरा एक उद्देश्य था उस समय। नहीं, इस चीज़ को तो मैं भी फील करता हूँ सर, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो सर ऐसा पढ़ाते थे कि फील कराते थे
कि जो लोकल में लॉ हमें सेगमेंट होते हैं, जो लॉ लिखे हैं बेयर एक्ट्स में लिखे हुए हैं, एक लेमैन पढ़ेगा तो उसके लिए बोलेगा क्या लिखा हुआ है, लेकिन सर ऐसे नहीं पढ़ाते। सर की कोचिंग में जाएंगे तो एक्ट करके दिखाते हैं, लोगों के हमारे बीच में कन्वर्सेशंस होती है, वो जो बातें रहती है सर वो कभी जहन से जाती नहीं है। तो इसके लिए तो मैं हमेशा आपका आभारी भी रहूँगा। और हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं सर। जज बनने की प्रक्रिया इसको तो ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी मेरा जो सवाल है वो सर के सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। जजेस आर बॉर्न नॉट मेड। सर इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? 100% डिसएग्री। वाह, 100% है। तो सर इसका थोड़ा सा व्याख्यान कर दीजिए मेरे दर्शकों के लिए। देखिए, कोई भी पद जो होता है, नॉट ओनली जज, एक सिंगर है, एक प्रशासक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, या आप इस देश के इतिहास को उठा के देख लीजिए तो जो हमारे बड़े बड़े जो हैं यहाँ पर सम्राट रहे हैं, तो ज़्यादातर जो है अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता से आगे बढ़े। और अगर किसी व्यक्ति को कुछ पाना है या कुछ उसे अचीव करना है तो उसे मेहनत करनी चाहिए, उसे मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम बात करें तो 10% ऐसे लोग होंगे जिनको आप बोल सकते हैं कि हाँ, उनको जो है कि वंशानुगत जो है वो अधिकार प्राप्त हुआ है, पर 90% आप उन इतिहास में उन लोगों को खोजिए जिन्होंने इतिहास बनाया, वो अपनी मेहनत से बनाया। उनमें जज भी होते हैं, एक IAS ऑफिसर है, वो भी जो है मेहनत करता है और एक IAS ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट होता है। तो जज भी है, वो एक अपनी मेहनत से, अपनी इच्छा से, अपनी मेहनत से, अपनी इच्छा शक्ति से वो आगे बढ़ता है और वो सफल होता है। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि जज जो है वो अपनी मेहनत से बनता है इंसान। वाह, बहुत ही अच्छा और गहन चिंतन वाला आंसर। ये हमारे सर से ही उम्मीद कर सकता था कि आएगा ये आंसर इस तरीके का। सर काफी लांछन लगा है आज के कुछ समय में, पिछले बीते गए 10 सालों में, कि CGPSC घोटाला हो रहा है, पुलिसकर्मी घोटाला हो रहा है। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, मैं कुछ अलग पूछ रहा हूँ कि पर आज तक जजेस की सिलेक्शन में एक आंच तक नहीं आई। मतलब इस प्रक्रिया में आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये एज आप सेलेक्टर भी रह चुके कई जगह पे, तो एक जज सिलेक्शन होना कितना कितना मुश्किल होता है सर। एक स्टेट का एग्जाम लेना, हाई कोर्ट से जब ऑर्डर आता है, मैं सारा चीजें जानता हूँ, तो एक सेलेक्ट करना एक जज को, उस प्रक्रिया में कितनी तरीके की लेवलिंग होती है या बैरिकेटिंग होती है सर? एक छोटे से संदर्भ में आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, जो हमारा लोक सेवा आयोग है जी, ये एक संवैधानिक संस्था है और इनका काम जो होता है परीक्षा को आयोजित करके रिजल्ट या परिणाम तक पहुंचाना। पर जो सिविल जज का एग्जाम होता है, इसमें हाईकोर्ट का सुपरविजन होता है। जैसे आपने अभी कहा भ्रष्टाचार की बात की, तो देखिए हाईकोर्ट जब इन्वॉल्व होता है और वो अपने सुपरविजन में एग्जाम लेता है, प्री के पेपर को बनाना, मेंस के पेपर को बनाना, इंटरव्यू में खुद हाईकोर्ट जजेस का इन्वॉल्व होना, ये इसकी पारदर्शिता को बताता है। मतलब आप कह रहे हैं जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो हाईकोर्ट से आते हैं? कहीं ना कहीं उनका सुपरविजन तो होता है, उनका नियंत्रण तो होता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसमें जो है हाईकोर्ट का कंट्रोल नहीं है। अगर आप मेंस के पेपर में जाएंगे या प्री के पेपर में जाएंगे तो इसमें इन्विजिलेटर के अलावा आपने खुद पेपर दिया है तो आपने देखा होगा कि जजेस आते हैं। हाँ, और हाईकोर्ट जजेस भी आते हैं और वो राउंड अप में रहते हैं। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का सुपरविजन तो है और कंट्रोल भी है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सुपरविजन ही नहीं, इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है कि आप एक CM से मिलने जाएं तो आपका 4 बार लेवलिंग टेस्टिंग होता है, उससे भी ज्यादा उतनी इम्पैक्ट पावरफुल प्रोटेक्शन के बीच में आपको पेपर देना होगा। एक तरफ कभी कलेक्टर पे राउंड पे रहेंगे, एक तरफ जज राउंड पे रहेंगे, और कई सारे उड़नदस्ता राउंड पे रहते हैं, आप इधर से उधर देख तक नहीं सकते। इतना कठिन परिस्थिति में पेपर हमको देना पड़ता है, तभी तो एक जज निकलता है। सर अगले सेगमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, ये थोड़ा सा आपको लाइफ में थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा मैं। ये मेरा पर्सनल सवाल है, इसको मैंने खुद डिजाइन भी किया है, उसमें ड्राफ्ट बहुत मेहनत लगी मुझे। सर आपके अनुसार एडवोकेसी कैसा प्रोफेशन है? एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपने एडवोकेसी को इतने जल्दी अलविदा क्यों कह दिया? देखिए, पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि एडवोकेसी से अच्छा नोबेल प्रोफेशन आज की तारीख में कोई नहीं है। थैंक यू सर, मैं भी एडवोकेट। देखिए, एडवोकेसी जो है एक सेवा भाव का प्रोफेशन है। जी सर। आप जब न्याय व्यवस्था से जुड़ते हैं
तो आप तो एडवोकेट हैं, आप जानते हैं, एक शब्द बोला जाता है बार एंड बेंच। न्यायपालिका जो है दो लोगों से मिलकर बनती है, जिसमें बार एंड बेंच ये स्लॉग आता है। यस तो बार पहले क्यों बोलते हैं हम लोग, बेंच क्यों नहीं बोलते? सर, क्योंकि जस्टिस सिस्टम पहले ही एडवोकेट से चालू होता है, क्योंकि एग्जैक्टली हाँ क्योंकि जब कोई विक्टिम होता है हाँ। या जो कोई पीड़ित व्यक्ति होता है वो हम्म। जज के पास सीधा नहीं जाता है, वो एडवोकेट के पास जाता है। और एडवोकेट उसका डायरेक्शन बताता है कि आपको यहाँ से कैसे आगे जाना है, क्योंकि बिकॉज वी आर द इंस्पेक्टर ऑफ द कोर्ट। एग्जैक्टली। हम्म। तो यहाँ पर जो न्यायाधीश की भूमिका है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है एक वकील की है, एक एडवोकेट की है। और कई तो ऐसे जजमेंट हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सैल्यूट किया है एडवोकेट को कि आपने जिस तरह से एविडेंस प्रस्तुत किया, जिस तरह से आपने अपने आर्गुमेंट को प्रस्तुत किया, हमें इस निर्णय तक पहुंचने में जो है एक मदद मिली। पूरे इंडिया का जो सबसे बड़ा जजमेंट है केशवानंदन भारती केस, जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ठीक है, उस समय जो जस्टिस सिकरी साहब थे वो मुख्य न्यायाधीश थे उच्चतम न्यायालय के। जब सम्मान की बात आई तो उन्होंने स्पीच दिया था और उस स्पीच में कहा था कि आज जो है केशवानंदन भारती के मामले में ये 13 जजेस का आप सम्मान कर रहे हैं, पर आप उस व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे हैं जो यहाँ बैठे हैं और जिन्होंने इस जजमेंट को पहुंचाने में सबसे बड़ी मदद की। उस मामले में नानी पालकर वाला जी जो थे वो उसमें जो है एडवोकेट थे और उन्हें बकायदा सम्मान के साथ बुला के उनके सामने कहा गया कि अगर ये मेहनत नहीं करते और ये रोज आके मुझे परेशान नहीं करते तो शायद ये जजमेंट हम नहीं दे पाते। तो एडवोकेट का प्रोफेशन जो है बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है और ये जन सेवा के लिए बना हुआ है। तो मेरे लिए तो जो है वकालत एक हमेशा अच्छा प्रोफेशन रहा है। मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, सर ने जो उल्लेख किया केशवानंद भारती, द कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट, जिसने भारत की कई सारी नींव रख दी, उसके बाद जो एडवोकेट, जो सीनियर एडवोकेट हम मानने चाहें या सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हमारे लिए एडवोकेट इन रिकॉर्ड होता है, उनके नाम से कई सारे पुरस्कार नहीं आज की डेट में दिए जाते हैं एडवोकेट्स को। आप समझिए, एक एडवोकेट के नाम से पुरस्कार बांटा जाता है, वो भी बेंच की तरफ से, तो एक एडवोकेट बहुत बड़ा स्तंभ होता है कोर्ट का। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा। आपने एडवोकेसी को कब अलविदा कहा और उस पर कंटिन्यूटी, आपने तो टीचर, आप चाणक्य एकेडमी के हेड भी बन गए, तो एडवोकेसी में कंटिन्यूटी क्यों नहीं की? इसका इतिहास में ही उत्तर मिलेगा। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था जी सर, तो मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था टीचर्स के नज़र में और मैं पढ़ने में भी ठीक था। तो हमारे एक सर थे, उन्होंने पूछा कि यहाँ पर जो है कौन कौन है जो वकालत करना चाहता है। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया, मैंने हाथ नहीं उठाया। अच्छा। तो मुझसे पूछा सर ने कि भाई आप हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो, आप वकालत नहीं चाहते हो? मैं बोला नहीं सर, मेरा ध्येय, मेरा लक्ष्य तो जज बनना है। मैं एडवोकेसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने वकालत भी की है और एक अच्छा वकील भी रहा हूँ मैं। हम जानते हैं, हमने देखा है। पर अब प्रश्न ये होता है कि मेरी जो इच्छा थी या जो मेरा एक बोलना चाहिए कि अटैचमेंट था, वो जुडिशरी की तरफ ज़्यादा था। मैंने प्रैक्टिस की तो मुझे जो है अक्सर मेरे सीनियर भी ये कहते थे कि तुम जो है प्रैक्टिस पे जो कर रहे हो उससे ज़्यादा बेहतर जो है आप जुडिशरी में कर सकते हो। और मेरे सीनियर्स जो थे वो मुझसे लीगल मैटर पे जो है डिस्कस भी किया करते थे। और हमारे बहुत सारे ऐसे, मेरे तो एक गुरु हैं, एडवोकेट हैं, उनसे तो अक्सर जो है हम लोग लीगल मैटर्स पे बात करते थे और अक्सर चर्चाएं होते होते 2-2 घंटे निकल जाते थे। तो मैंने एडवोकेसी की है और मैं एक अच्छा एडवोकेट हो सकता था। मतलब मैंने बहुत जल्दी छोड़ दिया, मतलब मैंने बहुत लंबा समय नहीं किया, 3-4 साल किया। पर कुछ ऐसे मुकाम आते हैं जिंदगी में जहाँ पर आपको एक निर्णय लेना होता है कि आप बेहतर क्या करेंगे। मैं जब एडवोकेसी में था और मैं जब पढ़ा रहा था तो कई ऐसी समस्याएं जो थी जो मुझे फेस करनी पड़ी कि मैं दोनों में से किसी एक के साथ जो है निर्णय नहीं कर पा रहा था कार्य में। अब मुझे प्री भी पढ़ाना है, मेंस भी पढ़ाना है, मुझे इंटरव्यू पढ़ाना है और मुझे जो है बहुत सारी चीज़ें करनी हैं और उसके साथ वकालत भी करनी है। तो कहीं ना कहीं मैं वकालत के साथ जो है न्याय नहीं कर पा रहा था। मैं अपने जो क्लाइंट थे उनके साथ कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहा था।
तो मुझे अंदर से ही आवाज़ आई कि नहीं, अब समय आ गया है और दोनों में से किसी एक चीज़ को आपको चुनना होगा। तो मैंने 2012 में सारी फाइल जो थी उसको हैंडओवर की और मैंने उस दिन के बाद फिर मैं पूरी तरह से जो है शिक्षक के रूप में समर्पित हो गया। बहुत ही अच्छा अनुभव सर ने साझा किया। आज मैं इस जवाब को समझ के इस जवाब को सुन के मुझे काफी अच्छा लगा। और मैं आपको बता देना चाहूँ कि सर सिविल प्रोसीजर कोड जो सबसे कठिन होता है प्रोसीजरल कोड, उसमें महारत था सर का। तो एक एडवोकेट को कम पाना मेरे लिए भी थोड़ा सा लगता है मन में कि आज कभी आप अगर सीनियर होते तो मैं आपका जूनियर हमेशा ही रहता, पर सर का आज जो महत्व है मुझे समझ में आता है कि उनका डिसीजन बिल्कुल सही था। सर अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं। आम आदमी के लिए कानून, ये थोड़ा सा मेरे दर्शकों के लिए क्वेश्चन है और दर्शकों का भी क्वेश्चन है। आपकी टीचिंग की सबसे बड़ी ताकत यह कि लॉ मैन भी, जैसे वी आर द लीगल पर्सन्स, मैं एडवोकेट हूँ सर, आप एडवोकेट हैं और कई सारे जजेस आपके स्टूडेंट बन रहे हैं सर। जजमेंट जो होती है वो लीगल भाषा थोड़ी कठिन होती है सर, उसे समझना लेमैन के लिए थोड़ा सा दिक्कत जाता है। और कॉमन पर्सन के लिए कोई जजमेंट आए तो वो उसे आसानी से रीड नहीं कर सकता या फिर लीगल लैंग्वेज को आसानी से समझ नहीं सकता। क्या भारत में लीगल सिस्टम को थोड़ा आसान भाषा में किया जा सकता है, या जो जैसा चल रहा है उस पर कुछ हमें प्रकाश डालिए सर। नहीं, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। देखिए, लॉ की आवश्यकता समाज के बदले हुए नियमों के लिए होती है। समाज की आवश्यकता लॉ का जनक होता है। अब जब हमारे यहाँ लॉ बने तो उस समय आज जो आप लॉ पढ़ रहे हैं ये अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है, 1860s। नहीं, उससे पहले भी जो है लॉ बन रहे थे। ठीक है, 1860 तो आपको जो है आईपीसी का मिलता है, उसके पहले भी हमारी सीआरपीसी आ चुकी थी, सीपीसी आ चुकी थी, बहुत सारे लॉ आ चुके थे। और जो इंग्लिश लॉ था, कॉमन लॉ था, ये बेस था लैटिन लैंग्वेज पे। अच्छा। और लैटिन लैंग्वेज जो है ये हमारा ओरिजिन तो नहीं है। और एक इसकी सबसे बड़ी समस्या जो भारत में है वो ये है कि हमारे यहाँ जो लैंग्वेज, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, तो लगभग भारत में ही 3000 बोलियां बोली जाती है। और इन 3000 बोलियों में हमें ऐसी भाषा का चयन करना थोड़ा सा कठिन है जिसमें वो सभी को समझ में आए। तो लॉ इंग्लिश में लिखा गया। आज भी हमारे भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी ना तो बोली जाती है ना समझी जाती है जी। तो जब इसको इंग्लिश में ड्राफ्ट किया गया तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर इन्फ्लुएंस दिखाई दिया। किसका दिखाई दिया आपको? ब्रिटिश या कॉमन लॉ का। तो कॉमन लॉ की तर्ज पे ये लॉ बने, इनके इंटरप्रिटेशन वहां से आए, इनके लिस्ट्रेशंस वहां से आए। अब जब भारत में इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो इसे समझना और इसको पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो गया। आज भी आप लॉ स्टूडेंट रहे हैं, बहुत सारे लॉ स्टूडेंट आते हैं, वो बैरक की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन नहीं समझ पाते, क्योंकि लॉ लिखा जिस भाषा में गया है उसको उस भाषा में समझना पड़ेगा आपको। तो अब रही बात यहाँ पर समझाने की, तो मैं जिस लॉ को पढ़ा रहा हूँ ये वही लॉ है जो आपके पास है, पर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ उन व्यवहारिक उदाहरणों से जो आपके और मेरे सामने हो रहे हैं। हमने और आपने तो कभी कोई अपराध नहीं किया भी होगा तो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वो लड़कापन में किया होगा या हमने जो है जाने अनजाने में किया होगा। पर लॉ क्या है, लॉ के एग्जाम्पल्स क्या है, जजमेंट क्या है? ये वो एग्जाम्पल्स है, वो जजमेंट है जो हमारे समाज में हो रहे हैं। एक चोरी है, चोरी क्या है जो समाज में हो रही है, हत्याएं क्या है जो समाज में हो रही है। तो आप जब तक उन उदाहरणों को उनके साथ कार्य के साथ जो है कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक जो है आप उन परिभाषाओं को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो है भारत में अब जुडिशियल सिस्टम या भारत में जो है लॉ को रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और इसमें तो जो है लीगल एजुकेशन को अब हमें जो है क्लास 6 और 7 से जो है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बहुत ही अच्छा विकल्प, सुझाव, और गवर्नमेंट के लिए एक आंसर निकल आया है कि लीगल एजुकेशन एक सेक्टर में, इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमने बहुत पढ़ लिया, अब हमारे जो फ्यूचर के बच्चे या मेरे बच्चे भी आए तो वो लीगल एजुकेशन पढ़े ताकि अपराध
समझ पाए कि किस एक्ट को अपराध बोला जाता है। सर एक छोटा सा आपसे सवाल पूछना चाहता था मैं। लोग जैसे छोटा सा एक वर्ड है मेंस्ट्रुआ, मेरे लिए छोटा नहीं है, आपके लिए छोटा सा वर्ड होगा मेंस्ट्रुआ, अगर उसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो 4 पॉडकास्ट खत्म हो जाएंगे। तो सर जैसे एक छोटे से वर्ड है मेंस्ट्रुआ, उसमें इतना बड़ा उसमें ड्राफ्टिंग होता है या फिर कुछ भी जो होता है, तो ऐसे में सर आपको नहीं लगता कि जो गवर्नमेंटल लीगल जो दिया जाता है हमको, जैसे लीगल गार्जियनशिप बोला जाए या फिर आपको कोर्ट की तरफ से मुहैया कराया जाता है वकील, उन्हें आसान भाषा में, जो गरीब है, जो थोड़े अनपढ़ है, उन्हें आसानी से समझाया जाए कोर्ट की परिभाषा में, या एक व्यवस्था बना दी जाए कोर्ट की तरफ से कि इनको आसानी से समझा दे कि इनकी ये गलती है, ये इनको सजा हुई है, या फिर ऐसी गलती नहीं है, आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया। सर सिर्फ बाइज्जत बरी ही समझने में कई 1-2 पेशी निकल जाती है, मैंने देखा है लाइव, तो इस पे एक प्रकाश डालिए। देखिए, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है ये रीजनल लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। यस, ठीक है, हम छत्तीसगढ़ में हैं। यस, अब छत्तीसगढ़ में अगर हम छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो हमारा जो नॉर्थ का हिस्सा है वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार की और झारखंड की लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है। अगर हम दक्षिण में जाते हैं तो दक्षिण में जो है, आप बस्तर में जाएंगे तो बस्तर में आपको गोंडी लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है, थोड़ा साउथ का इन्फ्लुएंस भी आ जाता है, और हाँ बिल्कुल तेलंगाना का भी आता है, महाराष्ट्र का भी आता है वहाँ पर। और अगर आप जो है मध्य छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी और छत्तीसगढ़ी का आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जज जो अपॉइंट हो रहा है तो यहाँ जुडिशियल ट्रेनिंग में उनको एक लैंग्वेज की ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो विक्टिम्स आ रहे हैं या जो गवाह आ रहे हैं, जब तक जजेस उनके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, उनको जब तक वो एक एज अ फैमिली नहीं समझेंगे, तब तक कहीं ना कहीं एक फियर बना हुआ है उनके लिए। और जब तक वो फियर बना हुआ है तब तक जुडिशियल सिस्टम में एक गैप दिखेगा आपको हमेशा। क्योंकि अगर मैं गवाही देने जा रहा हूँ पर मैं पहले से जज से डरा हुआ हूँ, मैं उस एनवायरनमेंट से डरा हुआ हूँ, तो मेरी गवाही जो होगी कहीं ना कहीं घबराहट के साथ होगी। मैं बहुत सारी चीज़ें गवाही देते समय भूल जाऊंगा। अभी मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें जो है आपसे बात करते करते जो है भूल भी रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें याद आ रही है, तो घबराहट भी होती है, घबराहट, एंग्जाइटी, प्रेशर रहता ही है। तो इसमें मेरा ये मानना है कि जुडिशियल जो आपकी एकेडमी है उनको थोड़ा सा, कोई भी जुडिशियल एकेडमी हो, मध्य प्रदेश हो या ठीक है तेलंगाना की हो, उनको लीगल लैंग्वेज के साथ साथ जो है रीजनल लैंग्वेज पर भी जो है काम करना चाहिए, ताकि कोर्ट में बार एंड बेंच का तो रिलेशन अच्छा बना ही रहे साथ में, और जो जुडिशियल सिस्टम में जो गवाह आ रहे हैं, जो विक्टिम्स आ रहे हैं, उनके यही रिलेशन बना हुआ है बार एंड बेंच का। नहीं, मैं तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा मोइंदा हूँ जो काम कर रहा हूँ, सिर्फ एक शिक्षक के रूप में ही जाना जाता हूँ। मैं यहाँ बार और बेंच वाली कोई बात नहीं सर, मेरे लिए तो आप हमेशा न्यायाधीश ही रहोगे, क्योंकि जजमेंट लिखना भी आपने सिखाया हमें, तो मेरे नज़रिए से तो आप हमेशा जज हैं। सर का आंसर के परिणाम स्वरूप और एक समराइज्ड आंसर ये आ रहा है कि थोड़ा सिंपल कर देना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को जजमेंट कोर्ट हमारा फियर हाउस नहीं होना चाहिए, कोर्ट हमारा फ्रेंडली हाउस होना चाहिए, कि वो गलत व्यक्तियों को एलिमिनेट करे, उन्हें करेक्शन सेंटर भेजे, और जो अच्छे लोग हैं उनको न्याय पद्धति मिल पाए। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का ऐसा आ रहा है कि जजेस की सिलेक्शन के लिए बहुत नकेल कसे जा रही है सर, फिर भी मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा। एक मैंने जज को देखा जिसके दादाजी किसान थे, उनके पिताजी माताजी वेजिटेबल मतलब सब्जी बेचते थे, और वो बच्ची जज बन गई। आज उसकी 7 पुश्ते का चेंज हो गया सर, कहीं ना कहीं उनके अब जो हियरार्की नीचे से उनका पॉपुलेशन आएगा या उनके बच्चे आएंगे, उनकी जनरेशन आएगी, कहीं ना कहीं सर एक पूरा का पूरा एक चेंज आ गया है। तो उसके बाद भी सर आज जजेस के लिए इतनी नकेल कसे जा रही कि सर आज जनरल नॉलेज को जोड़ दिया। पहले आपको मैं बता दूं एकदम आसान भाषा में, 13 सब्जेक्ट 15 सब्जेक्ट पे, लीगल सब्जेक्ट पे क्वेश्चंस होते थे, उस पे प्री होगा, मेंस होगा और आगे का इंटरव्यू होगा, जो सर आगे बताएंगे भी। आज जजेस के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, और आपका जो लीगल पे क्वेश्चंस है वो तो है ही, प्लस सीजी नॉलेज या सीजी रेवेन्यू या फिर सीजी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस अब जुड़ते जा रहे हैं। सर
मेरा सवाल छोटा सा है कि आज एक जज बनना पहले से अब इतना कठिन क्यों हो गया है? आपको क्या लगता है कि न्यायाधीश का पद जो है सरल होना चाहिए? मेरा आपसे प्रश्न है। सर सरल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक कैटेगरी को धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती है सर हार्डनेस की, पर अचानक इतना हार्ड कर दिया गया है सर, उसकी एक वजह समझ नहीं आ रही है। देखिए, आज एक आईएएस ऑफिसर जी अगर कोई कार्य करता है तो उसकी जवाबदेही जो है उसे लेकर उसे खड़ा नहीं किया जाता। जी बिल्कुल। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे पद है जो इससे भी कठिन एग्जाम के थ्रू आते हैं, पर न्यायाधीश की भूमिका जो है ये समाज में सर्वोच्च भूमिका है। यस। और आज भी जो है हम छोटी छोटी बातों में कहते हैं कि चल भाई तेरे को मैं न्यायालय में देख लूंगा, इसी इन कोर्ट, क्योंकि एक हमारी आस्था बनी हुई है, हमारा एक Yes. विश्वास बना हुआ है। यस। तो इसमें हम इस गरिमा को बना कर रखें, तो इसलिए जो है हम इस एग्जाम को समय समय पे फिल्टर कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा असहमत हूँ कि यहाँ पर जीके जोड़ा गया और जीके जोड़ने से जो है एग्जाम टफ हो गया। मेरा एक प्रश्न है कि आप छत्तीसगढ़ में काम करना चाहते हैं, जी सर। तो यहाँ की डेमोग्राफी और ज्योग्राफी आपको समझना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल सर। आप रायपुर के हैं यस। और आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको सुकमा दे दिया जाता है, यस। और जब तक आप सुकमा की डेमोग्राफी और ज्योग्राफी नहीं समझेंगे तो आपका कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम, ठीक है, कहीं ना वीक रहेगा। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जिसमें उसकी जो लैंग्वेज या छत्तीसगढ़ का जो है जीके था वो नहीं पूछा जा रहा था। बाकी हर स्टेट में जाइए, जब तक आप कहीं पर भी काम करें उसकी डेमोग्राफी और उसकी ज्योग्राफी नहीं समझेंगे तब तक जो है आप 100% नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं एक लैकिंग थी कि छत्तीसगढ़ पढ़ने से, छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ने से आप उसकी डेमोग्राफी भी समझते हैं, उसकी ज्योग्राफी भी समझते हैं, तो वहां पर आप बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। जैसे अभी हमने बात किया ना, कनेक्शन बिटवीन द पीपल, यस। तो उसके लिए हमको डेमोग्राफी भी जरूरी है और ज्योग्राफी भी जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ पढ़ने से कहीं ना कहीं आपका एक विकास होगा और आप बेहतर काम कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और सर से जानते हैं कुछ आंसर जो थोड़ा सा ट्रेंडिंग रील्स के ऊपर भी आ रहे हैं अपन सोशल मीडिया के। सर, युवा पीढ़ी जो आजकल सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस रहती है, बिल्कुल। बुक्स से ज़्यादा तो सोशल मीडिया से ही लोग पढ़ रहे हैं। जो मैं आपको बता देना चाहूँ, व्हाट्सएप का ज्ञान मत लीजिए, बेयरट का ज्ञान लीजिए, वो सही होता है। सर, आज की जनरेशंस लॉ के बारे में जो रील से सीखते हैं कि कभी कभी देखते हैं कि भैया आपको ये चाबी खींच ले, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। काफ़ी सारे टीचर्स जो है आजकल रील पे बन गए हैं। पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, क्या ये जो ज्ञान ले रहे हैं ये कितना खतरनाक है सर सोसाइटी के लिए? आपको एक चीज बता दूं, मैं भी रील देखता हूँ। देखिए, रील में बुराई क्या है? रील आपको ज्ञान दे रही है, और किसी भी फील्ड में, जैसे अगर आप कुकिंग में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन जो है आपको कुकिंग के रील्स मिल जाएगी। तो रील आपको नॉलेज तो दे रही है, जी But- वो तो हमारे भी रील चल रहे हैं। हाँ, पर अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या ये आपको जो है बेस दे रही है क्या? नहीं, परफेक्ट ज्ञान तो नहीं दे रही है। आपका फंडामेंटल जो है वो कहीं ना कहीं तो जो है वो छूट रहा है। आपने एक टॉपिक पे रील देख ली, और टॉपिक पे रील देखने के बाद क्या हुआ कि आपने उसको मान लिया, बट उसके पीछे जब तक आप जो है लॉ को नहीं समझेंगे, उसके इंटरप्रिटेशन को नहीं समझेंगे, तो आप लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप रील समझ के कुछ समय के लिए नॉलेज तो ले सकते हो, पर उससे आप जो है मतलब ये बोल सकते हैं कि एक लंबा जो है करियर नहीं बना सकते। अभी एक एग्जांपल देता हूँ रील को लेकर, कि बहुत सारी रील निकली, और अभी जो है हमारे यहाँ वृहद लोक अदालत हुआ था दिसंबर में। तो एक रील ऐसी थी जिस पर बहुत लोगों ने बनाया कि अगर आपका चालान कट गया है और आपका ये हो गया है और वो हो गया है, तो आप कोर्ट में जाइए और वहाँ राजीनामा करा लीजिए। और रायपुर कोर्ट में कम से कम 10,000 लोग गए होंगे राजीनामा कराने, और वहाँ भटक रहे हैं कि ये कैसे होगा, क्या होगा, और लोगों को बता रहे देखिए रील में तो ये कह रहा है। तो कोई भी रील है या कोई ऑनलाइन जो है आपके पास मैसेज आता है, या ऑनलाइन आपके पास जो है कोई नॉलेज आता है, तो उसको सबसे पहले वेरीफाई कीजिए आप, क्योंकि टेस्टिमनी जब तक उसकी नहीं होगी तब तक वो आपके लिए बहुत घातक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, आप कोर्ट चले गए,
और आपको लगा कि आपका जो है राजीनामा हो जाएगा, आप कोर्ट में जाके समझौता कर लेंगे और आपका जो है चालान वो आधा या आधा से कम हो जाएगा, ये रील में बता दिया, आप चले गए रील देख के। तो तकनीक का दोनों पहलू होता है, अच्छा भी और बुरा भी। सतर्कता जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं ये कहूँगा रील को लेकर कि रील देखना कोई बुरा नहीं है, पर अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव नॉलेज चाहते हैं तो वहां पर आप रील के भरोसे नहीं चल सकते। आपको उसके लिए जो है एक प्रॉपर चैनलाइज स्टडी करनी पड़ेगी आपको, तब आप जो है लॉ को समझ पाएंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये क्वेश्चन 100% एकदम सही क्वेश्चन है, क्योंकि आप रील से अवेयरनेस ले रहे हैं लॉ का, ये सही नहीं है। आप कभी किसी समय किसी पदाधिकारी से बदतमीजी कर दिए तो आपको सलाखों के पीछे भी जाना पड़ जाएगा। तो रील की महत्व को ना ले, कोई आपका अगर दोस्त हो, मित्र हो, या आपके मेरे जैसे सर से मेरे सीनियर हैं, मेरे मोस्ट मेंटर भी हैं, तो इनसे एक बार सलाह मशवरा करें। लीगल बहुत ही खतरनाक चीज है दोस्तों, एक बार याद रखना। जिस तरीके से आप एक डॉक्टर को जितनी अहमियत देते हैं, उतनी ही अहमियत आपको एडवोकेट को भी देना पड़ेगा, क्योंकि लॉ सर कभी एक कलम चल जाए तो हम जानते हैं कि परिवार पे क्या बीतती है। सर, रील अवेयरनेस से हाफ नॉलेज जो पब्लिक के बीच में जाता है वो सोसाइटी में कितनी डेंजरस है? मैंने अभी आपको बताया ना, हर उस चीज की जिसकी टेस्टिमनी नहीं है। मतलब आपने रील देखी, आप तो लेमन एक, हाँ, आप और मैं कानून नहीं जानते जी, और मैंने रील देखी और रील देखने के बाद जो है आपने आर्गुमेंट कर दिया पुलिस से, हाँ, ठीक है, आपने आर्गुमेंट कर दिया आप जो है सोसाइटी में चीजों को। उसके दो पक्ष होते हैं। अब उसके आपने एक पक्ष को देखकर तो जो है आपने अपने अधिकारों की बात तो की, पर उसके दूसरे पहलुओं को जब तक आप नहीं समझेंगे, आपने उसका अध्ययन नहीं किया है, तो आप कहीं ना कहीं अधूरे रह गए और वो घातक हो जाएगा। देखिए, रील और फील ये दो शब्द होते हैं। हम रील तभी देखते हैं जब उससे फील करते हैं, जी, ठीक है, पर रील सही है नहीं है, उस रील की सच्चाई कितनी है। और कोई भी जो आपके ऑनलाइन में जो आपकी क्लासेस है या आपके यूट्यूब में क्लासेस है, उसकी टेस्टिमनी करना बहुत जरूरी है, तभी आप उस पर विश्वास करें और तभी उसका फायदा होगा, अन्यथा जो है वो कभी कभी आपको नुकसान दे जाएगी। बिल्कुल सही दोस्तों। इस जवाब को सुनकर मुझे सबसे अच्छा जवाब मुझे ये लगा। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। सर, वे कौन से 3 किताब है जो हर इंडियन को पढ़ना चाहिए, जो न्यायपालिका से जुड़ी हुई है? मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको आपके प्रश्न को ठीक करूंगा, बिल्कुल सर, रिफ्रेश कर क्योंकि सकते हैं। 3 किताबें खोजना तो बहुत मुश्किल है। मैं कुछ किताबें जो आम आदमी को पढ़नी चाहिए इंडियन जुडिशियल सिस्टम को थोड़ा समझने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है किताबों से ज्यादा सब्जेक्ट को लेकर जो है अवेयरनेस को लाना पड़ेगा। और इसके लिए जो है मैं सरकार से हमेशा निवेदन करता हूँ, मैंने कई बार जो है मेल भी किए हैं, आप क्लास 6-7 से आप एजुकेशंस में लीगल एजुकेशंस को डालिए और यहाँ से आप बच्चों को अवेयर कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए। एक बात बताइए, आप अपराध के बारे में कितना जानते हैं? सर, हम तो काफी कुछ जानते हैं, लेमन से ज्यादा, क्योंकि आपने लीगल एजुकेशन पूरा पढ़ा हुआ है। पर एक आदमी को अपराध से क्या मतलब है? एक आदमी को तो भाई उसका चालान कैसे कट रहा है, उसको ट्रैफिक जंप नहीं करना है, किसी व्यक्ति को अपशब्द नहीं कहना है, हमें मॉरल साइंस को या हमें मॉरल एजुकेशंस को डेवलप करना है। ऐसे बहुत से मैटर हैं, अगर हम उस पर काम करें और उस पर एक किट बनाएं, अवेयरनेस किट, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा कानूनी किताबों को पढ़ने से। और उस पर जो है आप जो व्यवहारिक रूप से समस्याएं आ रही हैं उस पर आप जो है डिस्कस कीजिए, एक लेमन लैंग्वेज पे कीजिए, बच्चों को एजुकेट कीजिए। अब जैसे एक रैगिंग एक्ट की बात करूं मैं, तो रैगिंग एक्ट में हर बच्चा जानता है कि एक रैगिंग अपराध है। यस। और इसको करने से जो है कहीं ना कहीं हमें अपराध के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। फिर भी बच्चा रैगिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि केवल कानून बना देने से या बच्चों को अवेयर करा देने से नहीं होगा, उसे पहलुओं को भी समझाना होगा। जैसे मेरे ही बेटे के स्कूल में, ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो कास्ट को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं, अपने ही साथ ही करते हैं। अब सोचिए आप। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है,
तो उन्हें तो अभी तक ये बच्चों को नहीं मालूम है ना कि कास्टलिज्म क्या है, किसी के कास्ट को आप जो है टारगेट नहीं कर सकते हैं, ये प्रोहिबिटेड एक्ट है, पनिशेबल एक्ट है। पर उन बच्चों ने ठीक है काम किया है। बच्चों के स्कूल में मैं पॉक्सो को लेके जाता हूँ, मेरे बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं। बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी जो है स्कूल में जो वहाँ टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, उनको मालूम होना चाहिए कि किसी बच्चों के यौन शोषण से जुड़े हुए अपराध क्या है, उसकी पनिशमेंट क्या है। तो 3 किताबों के बदले मुझे ऐसा लगता है 1 किताब बनाई जाए, 1 किट बनाई जाए और उस किट में जो हमें व्यावहारिक रूप से अभी आवश्यक है जो पहलू, उन पहलुओं को पहले एक लिस्ट आउट किया जाए और लिस्ट आउट करने के बाद 1 किताब बनाई। तो जिस तरीके से मेडिकल किट होता है उसमें इंजेक्शन रहते हैं, कुछ दवाई रहते हैं, उस तरीके से एक किट बना दिया जाए कि एक बैड टच, गुड टच, एक नैरेटिव हो कि माइनर क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में कैसे क्या पद होते हैं, इस तरीके से एक लीगल सिस्टम आप बोलना चाह रहे हैं कि कैसे भारत में लीगल सिस्टम काम करती है। बच्चा शुरू से जानते हुए आएगा तो उसे पता होगा कि अपराध और एक्ट की अंतर क्या होता है। जी, मैं हमेशा यही कहता हूँ हम्म, कि क्लास 6 में आप मॉरल साइंस जो सिविक्स पढ़ते हैं उसमें हाँ। एक लॉ को पढ़ाइए ना। लॉ को पढ़ना मुझे ऐसा लगता है आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत है पढ़ना। जैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है सर। हाँ, डू एंड डोंट। डू एंड डोंट्स। ठीक बिल्कुल। है, इसके बीच में जब तक आप अंतर नहीं बताएंगे हाँ। तब तक कहीं ना कहीं जो है हमारा एक लीगल एजुकेशन जो है वो वीक रहेगा। सर जोड़ा भी तो गया है कम्युनिटी सर्विस आज के डेट में नए कानून में। कम्युनिटी सर्विस आप तो लॉ से जुड़े हैं, कम्युनिटी सर्विस तो केवल 5 सेक्शंस में पनिशेबल है। पर कम्युनिटी सर्विस किसको फायदा देगा? मेरे हिसाब से सर कम्युनिटी सर्विस में ऐसा होना चाहिए कि वो जो अपराध किया है और उसे सजा मिली कम्युनिटी सर्विस में, वो जा जाके बताए, या फिर उनको ज्यादातर कम्युनिटी सर्विस में ऐसा होना चाहिए कि अवेयर करे कि हर तरीके से सोशल में कि भाई ये अपराध इसे ना करे, मेरी तरह मुनियादी करे, कुछ तो दिया जाए सर। कम्युनिटी सर्विस का कुछ अच्छा उपयोग भी होना चाहिए। कम्युनिटी सर्विस जैसे अभी हाल में जजमेंट हुआ तो उस बच्चे को बोला गया कि तुम जो है गरीब बच्चों को पिज्जा खिलाओ। कम्युनिटी सर्विस, लीगल अवेयरनेस, 2 अलग अलग चीजें हैं। और लीगल अवेयरनेस के लिए तो हमारे पास जो है बहुत बड़े बड़े एक्ट बने हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बना हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचले न्यायालय तक, तालुका न्यायालय तक जो है हमें लीगल अवेयरनेस के बारे में बहुत सारे फैक्ट और बहुत सारे शिविर होते हैं, सेमिनार होते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन में जुड़ना बहुत जरूरी है लीगल सर्विस को। ये लीगल एकदम में पैरेलल आ जाएगा माइंड के बच्चों से। बिल्कुल बच्चों को हम जब नैतिक शिक्षा देते हैं नैतिक शिक्षा, तो हम उनको विधिक शिक्षा क्यों नहीं देते? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से पंचतंत्र मेरा फेवरेट था उस तरीके से एकदम बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा लॉ। बिल्कुल। और लॉ जानना जो है हर आदमी की एक आवश्यकता नहीं है, अधिकार भी है। क्योंकि सर मैंने देखा है जब हम छोटे थे, मैं अपनी मम्मी को बताता था, मम्मी ग्रेविटी ऐसा होती है जो आप ये जो सामान गिर जाता है ना, वो 9G ऐसा लगता है तो उस ग्रेविटी की वजह से होता है, और ये सब चीजें तो मम्मी को भी लगता था हाँ बच्चा जाके कुछ सीख रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चे, जो आपके बच्चे, हमारे बच्चे जब सीख के आएंगे कि नहीं पापा इस एक्ट में सजा भी हो सकती है, आपको कोर्ट जाना भी पड़ सकता है, ये करना पड़, तो एडवोकेट तो मैं हूं ही, पर एज अ लेमैन मैं बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं माँ बाप को भी लगेगा कि नहीं बच्चे कहीं सही डायरेक्शन पे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, लीगल सिस्टम को डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप क्लास 6 से आप उनको मोरल एजुकेशन के साथ साथ लीगल एजुकेशन। मैं हमेशा इस बात के लिए जो है प्रमोट करता हूँ कि आपको बच्चों को लॉ पढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं अपने बच्चों को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसको सिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। ट्रैफिक में जाता हूँ तो उसे बताता हूँ कि इसको जंप नहीं करना है, और जो मैं कर रहा हूँ उसको मेरा बेटा या मेरा बच्चा सीखेगा। तो जब बच्चा सीखेगा तो ही तो फिर जो है देश का एक अच्छा विकास और एक अच्छा जो है डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इस जवाब से सारे लोग खुश होंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है सर, एआई टेक्नोलॉजी अभी बहुत ट्रेंडिंग में है, और एआई स्पेशलिस्ट भी हूं मैं कोर्स कर रखा हूं सर। एआई टेक्नोलॉजी एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या फ्यूचर है भारत के जुडिशियल सिस्टम का? और इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि किसी दिन जज की जजमेंट जो आती है, क्या उसे एआई जज भी चैलेंज कर पाएगा? एज अ फ्यूचर एक परसेप्शन में क्वेश्चन है ये बस। देखिए, मैं थोड़ा सा टेक्नो फ्रेंडली हूँ। एआई कभी भी इंसान का रिप्लेसमेंट नहीं ले सकता। यस। देखिए, जजमेंट क्या है? जजमेंट जो है केवल जजमेंट नहीं है। न्यायाधीश जब जजमेंट देता है तो पहले उस अपराध की प्रकृति समझता है, अपराध की प्रवृत्ति समझता है, अपराधी का आचरण समझता है,
वादी की आवश्यकता समझता है, प्रतिवादी की आवश्यकता समझता है। तो ये सेंटिमेंटल कैसे एआई के अंदर आएगी? एआई तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वह अपना निर्णय दे देगा। यस। तो ह्यूमन माइंड कैसे या ह्यूमन एप्लीकेशन ऑफ माइंड कैसे आएगा? और जो जजमेंट होता है ये तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है जिसको एआई कभी नहीं ले सकता। हाँ, आप ड्राफ्टिंग में अगर यूज करना चाहो तो आप एआई का इस्तेमाल कर लीजिए। आपको बेल एप्लीकेशन लिखना है तो एआई का इस्तेमाल कर लीजिए। पर जजमेंट में वो तो एआई कभी नहीं कर सकता। अभी आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ यस सर। कि छत्तीसगढ़ का भी मेंस हुआ। यस। मेंस में बच्चे हैं तो बच्चों ने क्या किया कि उस प्रश्न को चैट जीटीपी से पूछा। अच्छा। और चैट जीटीपी से पूछने के बाद उन्होंने बोला कि सर इसका आंसर ये होगा। तो मैंने बोला भाई किसने बताया? तो बोले सर चैट जीटीपी ने। तो मैंने भाई साहब चैट जीटीपी को कितना ज्ञान है। और वो तो हमारी ही थिंकिंग को रिजॉल्व करता है। देखिए मैं थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा हट रहे हैं पर ये है एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सर। है क्या? वो जितने भी हमारी ज्ञान होती है सर, हम उस पर फीड करते जाते उसी को रिजेंबल करके उसको समराइज आंसर देता है। एग्जैक्टली। मतलब एआई ऐसी चीज को सॉल्व नहीं कर सकता जो अभी तक जो है प्रॉब्लम आई नहीं है। हाँ, या उसमें फिट नहीं है उसका आंसर। हाँ, क्योंकि गूगल भी हमारे ही डेटा से जो है सर्च इंजन है। यस। और हमारे डेटा से जो है वो सारी चीजों को अडॉप्ट कर रहा है। जी बिल्कुल। उसी तरह से जो है एआई भी गूगल का ही एक इनोवेशन है। यस। तो जो आंसर गूगल के पास नहीं है वो चैट जीटीपी के पास भी नहीं होगा, देखिएगा। जी बिल्कुल। तो कई ऐसी चीजें हैं जो समय के साथ बदलेंगी, समय के साथ उसकी आवश्यकता होंगी। और मुझे ऐसा लगता है जजमेंट में ये जो है समय के साथ जो बदलाव होंगे उसको एआई जो है पकड़ने में थोड़ा सा समय लगाएगा। तो कभी भी एआई जो है किसी न्यायाधीश की भूमिका नहीं आ पाएगा। तो सर का आंसर क्लियर है, मैं अपने दोस्तों को क्लियर करूँ। जजेस ऑलवेज बी ह्यूमन, और वो अपने विवेक चेतना पे ही जजमेंट देंगे। जी बिल्कुल ये कहना चाह रहा हूँ। सर अगले सेगमेंट आता है छत्तीसगढ़ मॉडल, जिसे हमारा एक सेगमेंट होता है रीजनल इम्पैक्ट। सर आज छत्तीसगढ़ जुडिशरी रिजल्ट्स के लिए जाना जाता है। सर पहले देखा जाता था कि एमपीसीजी होता था, वहां से जब हमारा 2000 से पहले डिवाइड नहीं था छत्तीसगढ़, आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से सिविल जज निकल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है सर कि जुडिशरी में अब छत्तीसगढ़ का प्रलोभन बढ़ते ही जा रहा है सर दिन ब दिन? देखिए छत्तीसगढ़ में जजेस की संख्या, इसका सबसे एक सिंपल सा आंसर है अवेयरनेस। अवेयरनेस। पहले नौकरी का या जो राजशाही नौकरी होती थी उसमें ज्यादातर लोग जो है आईएएस आईपीएस और जो है रुझान होते थे आपकी डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनना। जी सर। लॉ कौन करता था? जिसको कुछ नहीं करना है। ठीक है। मतलब ये उस समय की सोच नहीं बता रहे नहीं, आज से 10 साल 15 साल मैंने जब लॉ हैं। किया था हाँ हाँ। तो उस समय भी ये बोलता था जो कुछ नहीं करता वो लॉ करता है। नहीं, आज हमारे समय में तो एकदम नोबल हो गया, क्योंकि कोई मेरे को सुनता है कि हाँ हाई कोर्ट के एडवोकेट, मतलब हाई कोर्ट में पैरवी करते हैं तो बहुत सम्मान मिलता है। बिल्कुल। अब देखिए जैसे जैसे जो है लीगल अवेयरनेस बढ़ा हाँ। तो वहां पर जो है लॉ कॉलेजेस डेवलप हुए। जी। बच्चों की संख्या बढ़ी और हर परिवार जो है ये चाहता है कि मेरे घर में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे लॉ का नॉलेज है। हाँ। क्योंकि विवाद बढ़ रहे हैं। जी। ठीक है, आने वाले जो है समय में ये विवाद और बढ़ेंगे। हम हर जगह तो विवाद देख रहे हैं। हम कंज्यूमर के रूप में देख रहे हैं, फैमिली के रूप में देख रहे हैं और हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में देख रहे हैं। तो हर जगह हमें लॉ की आवश्यकता है। तो इसलिए जो है धीरे धीरे लॉ की तरफ जो है रुझान बढ़ रहा है। और रही बात जो है जुडिशरी की, तो जुडिशरी को जब लोग समझ रहे हैं कि नहीं भाई एक कलेक्टर साहब जा रहे हैं और उनके साथ में जो है एक जज जा रहा है, तो प्रोटोकॉल देख रहे हैं कि यार जज साहब का प्रोटोकॉल ऊपर है कलेक्टर के, जिसे हाँ। आज तक हम ये सोचते थे कि कलेक्टर से बड़ा जो है राज्य, कलेक्टर से बड़ा जिले में कोई नहीं होता। अच्छा। पर जब प्रोटोकॉल की बात होगी तो वहां पर जो है कलेक्टर साहब पहले जज साहब को बैठने देंगे, उसके बाद वो खुद बैठेंगे। तो न्यायाधीश की भूमिका हमेशा से सर्वोच्च रही है। पर अब जो है लॉ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं तो वहां रुझान ज्यादा बढ़ रहा है। एक गरिमा के साथ एक ऐसी आप संस्था से जुड़ रहे हैं जहां पर आपको ना केवल जो है एक रोजगार मिल रहा है बल्कि आपको एक सम्मान भी मिल रहा है। सर एक बात मैं बोलना चाहूंगा, मैं दर्शकों को बताना भी चाहूंगा, एक छोटा सा लाइन है। द पीपल आर रूलिंग, द पीपल आर लिविंग विद द रूल्स इज नोन टू बी अ सोसाइटी। सर एक रूल के फाउंडेशन में जो पीपल्स रहते हैं या एक आम इंसान की जनजातियां रहती है,
उसे सोसाइटी का दर्जा दिया जाता है। आपको क्या लगता है सर, जिसमें पुलिस प्रोटेक्शन हो, आपका कलेक्ट्रेट सिस्टम हो, कमिश्नरेट सिस्टम हो और मंत्रिमंडल, सारे चीजें ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, वहां एक तरफ जो लीगल पैरामीटर आता है उसका रुझान आज इतना ज्यादा बढ़ रहा है, उसका कोई एक रस, या फिर आपसे मैं एक छोटा सा प्रकाश डालना चाहूंगा सर इस आंसर में, कि उसका दृष्टिकोण आज के डेट में इतना बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ रहा है, हर कोई अब 1/3 जजेस बनना चाहते हैं, या 1/4 तो मैं बोलूंगा तो एडवोकेट बनना चाहते हैं। लीगल सिस्टम पे अभी पॉपुलेशन का ध्यान बहुत ज्यादा चल रहा है। मैंने आपको बताया ना कि हाँ। समस्याएं जो होती हैं वो नए आविष्कारों को लाती है। अच्छा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। एग्जैक्टली। तो अभी जो समाज हमारा है, हाँ सर। इस समाज में जो है हम जहाँ जी रहे हैं, जी सर। हर परिवार में कोई ना कोई जो है आपके पास एक लीगल प्रॉब्लम है। हम्म, ठीक है, इसका लीगल प्रॉब्लम का मतलब आपस में झगड़े नहीं होते। जी बिल्कुल। मैंने मान लीजिए किसी जमीन को खरीदा यस। और मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है सामने वाले ने कैंसिल कर दिया। हम्म। मैंने एक बिल्डर को दिया काम कि भाई तुम मेरे को जो है ये बना के दोगे, और वो बीच में छोड़ दिया। मैं कुछ चीजें सामान खरीदने जाता हूँ एज अ कंज्यूमर, और मेरे साथ जो है वहाँ पे फ्रॉड हो जाता है, या मुझे उस चीज का जिसे वो बताया था वो नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स तो बढ़ रहे हैं हमारे। रही बात जुडिशरी में, तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि जुडिशरी में दो चीजें हैं जो देखने को मिलती है। पहला, यहाँ करप्शन कम है। यस, ऑब्वियसली। ठीक है। दूसरा, जुडिशरी अपनी गरिमा को बना के रखी हुई है, और कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास को बना के रखी है। बाकी पदों में मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसमें गरिमा नहीं है, विश्वास नहीं है, पर जहाँ एक भरोसे वाली बात है, तो अभी हमने इस पॉडकास्ट में कहा था कि हर आदमी जो है अगर जब उसको भरोसे की बात करते हैं तो बोलता है सी इन कोर्ट। यस। ये वर्ड नहीं है, ये उसका भरोसा है, उस न्यायपालिका पे उसकी आस्था है। सर कहते ही है न्याय का मंदिर। हाँ, कहती है। तो वहां उसे मालूम है कि कोई मुझे न्याय दे या ना दे, मुझे इस दरवाजे में न्याय मिलेगा। इसीलिए जो है जुडिशरी की तरफ या लीगल प्रोफेशन की तरफ जो है अब धीरे 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 लोगों का रुझान बढ़ रहा है। बहुत ही अच्छा जवाब सर का। और अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, मेरा फेवरेट सेगमेंट आ रहा है इस पॉडकास्ट का। सर, रैपिड फायर राउंड आ रहा है हमारे पॉडकास्ट का, जिसपे छोटे छोटे सवाल और आपके छोटे छोटे जवाब, क्योंकि गंभीर जवाब होंगे। सर, हमारा रैपिड फायर का राउंड का नाम है जुडिशियल माइंडसेट। इस पे आपका पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, लॉ एक पावर है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी गुड। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक लाइन। आपको जन सेवा के लिए जो है ये कानून पढ़ना है, और आपको कोई भी व्यक्ति जो आपसे कभी भी लॉ के संबंध में आपसे जो है मदद मांगता है तो आप दीजिए उसको। बिल्कुल सर, आपका आदेश हमारे लिए पत्थर की लकीर। स्ट्रिक्ट जज या सिचुएशनल जज? बीच का होना चाहिए जैसे हमेशा। स्ट्रिक्ट जज मैंने अभी बताया ना, अगर जहाँ पर आप हैं वहाँ फियर है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आपका एक रिलेशनशिप कमजोर होगा। तो सिचुएशंस पे चलना चाहिए, बीच का एक मध्यम मार्गी, जैसे बुद्धा ने कहा है कि मध्यम मार्गी होना चाहिए इंसान को, तो वैसे जज को भी मध्यम मार्गी होना चाहिए। परिस्थितियों के आधार पर जो है उसे कठोर भी होना चाहिए, और परिस्थितियों के आधार पर उसे लचीला भी होना चाहिए। एक जजमेंट जो जज देता है सर, उस पे उसकी विवेक चेतना जो होती है, क्या उसे रिव्यू सिस्टम में चैलेंज किया जाना चाहिए, या एक जज की उस चीज को ज्यादातर मानना चाहिए? देखिए, जो हमारे यहाँ अपील जो रिव्यू सिस्टम है जी। उसका सीधा सा एक उद्देश्य है कि न्यायाधीश जो है अपने न्याय निर्णय से किसी व्यक्ति को अहित या उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जी बिल्कुल। ठीक है। विवेक क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जनरल प्रूडेंस पर्सन क्या होता है, अगर मैंने आपको कोई एक उदाहरण दिया और उसमें 100 में से 90 लोग जो है एक विचार पे चल रहे हैं, जी बिल्कुल। तो ये सामान्य बुद्धिमान है या सामान्य मस्तिष्क की बात करता है। पर उसमें 10 ऐसे लोग भी तो हैं जो अपना एक विशेष या स्पेशल थॉट रख रहे हैं, और हो सकता है वो सही भी हो। तो जब आपको विवेक के बीच में एक निष्कर्ष पे पहुंचना है तो रिव्यू तो होना चाहिए उसका। बहुत ही अच्छा बाउंसर मैंने डाला और सर ने उसे सीधा छक्का भी मार दिया। डक नहीं किया, काफी लोग डक कर देते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म जो आपका फेवरेट है। क्योंकि सर अवेयरनेस किट तो आप ही बोल रहे बनाने के लिए, तो ये नेसेसरी हो या रिस्की रहेगा? देखिए,
मनुस्मृति में कहा गया है कि ज्ञान जो है जब इंसान को प्राप्त होता है तो वहां पर जो है मिथक या चीजों के अंदर जो है जो भ्रम होता है वो खत्म होता है। तो अब जब कानून का ज्ञान आप देंगे तो ही तो आप जो है एक विकसित समाज की कल्पना कर पाएंगे। हम भय से जीते हैं, यस। और जब तक हमारे अंदर भय नहीं रहेगा तब तक हम अनुशासित नहीं होंगे। तो कानून का भय, कानून का ज्ञान आपको अनुशासित करेगा और कहीं ना कहीं जो है एक अच्छे समाज की संकल्पना पे जो है ये काम करेगा। लॉ कैन क्रिएट अ डिसिप्लिन फॉर द सोसाइटी। डिसिप्लिन नहीं बोल सकते। देखिए मैंने अभी कहा ना कि कानून हमको डू एंड डोंट सिखाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, कानून के जानकार होने के बावजूद भी क्या अपराध नहीं हो रहे क्या? बिल्कुल हो रहे हैं सर। क्यों हो रहे हैं? आज कई सारे केसेस तो मेरे पुलिस के ही है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था में आस्था से ज्यादा हमारा डर खत्म हो गया। कह सकते हैं सर। और जब तक हमारा डर नहीं रहेगा तब तक हम, जब तक कानून से नहीं डरेंगे, कानून व्यवस्था से नहीं डरेंगे, तब तक जो है एक सिविलाइज सोसाइटी में हम परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। एक सर की बात को मैं मानता हूँ, आप भी मानिए, बहुत ही सही उदाहरण है ये चीज। और अगला सवाल आ रहा है सर, मोर लॉ या बेटर इम्प्लीमेंटेशन? मुझे ऐसा लगता है कि भारत में कानून जितने बने हैं जी सर, पर्याप्त है, और अगर आवश्यकता होती है तो इसमें संशोधन किया जाए। बाकी कानून लाना ये आवश्यकता है। अगर सोसाइटी में कोई नए क्राइम्स आते हैं, सोसाइटी में नए एग्जाम्पल्स आते हैं, तो बनाइए कानून को। पर कानून बनाने से ज्यादा जरूरी है कि कानून का उद्देश्य कैसे पूरा किया जाए, तो उसके प्रोसीजर को भी कंप्लीट कीजिए। सर आपके लिए अब इतना कानूनी व्यवस्था हमने जान लिया, सारे पॉडकास्ट को एडवोकेट्स और ब्यूरोक्रेट्स देख रहे हैं, अब कुछ हमारे लेमेन्स के लिए भी क्वेश्चन और आपके लिए पर्सनल लाइफ के भी। सर आपका फेवरेट एक्टर ये तो मैं भी जानना चाहूंगा। फेवरेट एक्टर मतलब आपने एक्टर पूछा है? एक्टर बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर फिल्म, क्योंकि मुझे पता आपको फिल्म मैं आपको बता दूं, सर का सबसे फेवरेट चीज है फिल्म देखना, इसलिए मैंने क्वेश्चन बनाया आपको फेवरेट एक्टर कौन है सर? देखिए फेवरेट एक्टर अगर आप एक्टिंग में बोलेंगे, यस सर, तो मुझे पुराने जो एक्टर्स थे वो ज्यादा पसंद रहे हैं। ठीक है, अभी नए में अगर आप बात करेंगे तो जो अजय देवगन की संजीदा मूवियां होती है मैं उन्हें ज्यादा पसंद करता हूँ। मेरा फेवरेट अगर बोले तो चार्मिंग, अगर हम बात करें तो महेश बाबू। यस। मैं जब भी हैदराबाद जाता हूँ तो एक बार ये विश जरूर करता हूँ कि शायद जो है मैं उनको देख लूँ। बिल्कुल सर, आपके आशीर्वाद से इतने ऊंचाई पे हम पहुंच जाए कि उनका भी पॉडकास्ट करें। बिल्कुल। और उस दिन जो है मुझे जरूर बुलाना। सर आप अतिथि रहे, उस दिन आप जज रहेंगे हमारे। सर आपकी फेवरेट एक्ट्रेस, सर की वाइफ भी सुनेंगे सर जो आपको। फेवरेट एक्ट्रेस, क्योंकि देखिए मैं पहले बताया मैं संजीदा फिल्म जो है देखना पसंद करता हूँ, तो मुझे पुरानी हीरोइन में स्मिता पाटिल मुझे बहुत पसंद है। और अभी नए में अगर मैं रिसेंटली बात करूँ तो वैसे तो मुझे प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग बहुत पसंद है, पर अभी रिसेंटली जो है मेरा सिनेरियो यामी गौतम के लिए, जो उन्होंने 370 पे काम किया, हक पे काम किया, तो एक्टिंग स्किल उनका बहुत अच्छा है। मतलब ये कहूंगा कि अभी वो मेरी फेवरेट में। मैं भी अपने दर्शकों को रिवील कर दूं, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस भी यामी गौतम है। और ये सवाल शायद सर से मैं पूछूंगा तो इसका जवाब मेरे को पता नहीं देंगे, क्योंकि फेवरेट मूवी और सीरीज बोलूंगा तो सर वो तो आप शायद दे दें अगर एक नाम। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल सवाल है। फेवरेट मूवी या कोई सीरीज बता दीजिए सर, मामला लीगल है तो हम लोग का फेवरेट है। नहीं, बहुत सारे हैं ऐसे, तो मैं नाम में थक जाऊंगा, पर आनंद पिक्चर मेरी फेवरेट है कि जिंदगी जो है लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू। सर एक छोटा सवाल, मैं हर एक प्रोफेशन के व्यक्ति आते हैं तो उनसे पूछता हूँ, आप तो मेरे प्रोफेशन के, मुझे एक प्रोफेशन में देखना चाहेंगे तो सर वो कौन सा प्रोफेशन होगा, या मुझे आप किस रोल में देखना चाहेंगे सर? जज के रूप में। सर मतलब जब आंसर दिया, अगर सर के मुंह में घी चक्कर हो और बन जाऊं तो तब भी पॉडकास्ट रिटायरमेंट की बात चालू कर दूंगा।
फिर भी सर एक जज ना, तो फिर उसके अलावा क्या आप देखते हैं कि मुझे होना चाहिए? आपकी वॉइस स्किल बहुत अच्छी है अच्छा, और धन्यवाद सर, आपके पैर पकड़ लिए। तो आप जो है पॉडकास्ट पे काम करिए। सर ने भी मुझे स्टैम्प पेपर में कर दिया कि आप बहुत अच्छे ऑरेटर हैं, तो मैं ऑरेटरी की तरफ ही बढ़ता हूँ अभी, और पढ़ाई भी करते रहूंगा। इतने सर का फोन भी आता है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? सर, छात्रों और समाज के लिए एक संदेश आपकी ओर से, कि क्वेश्चन जो है मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो स्टूडेंट्स जुडिशरी का सपना देख रहे हैं सर, उनके अंदर काफी समय सर डाउट आ जाता है पढ़ते पढ़ते। मेरी दोस्त भी आप जानते हैं, बहुत सारा डाउट रहता है उनके मन में कि एक जज की सीट 10-15 जो सीट होती है उसमें, जहाँ 1 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, क्योंकि वो 1 लाख बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं वो भी मतलब बहुत कुछ पढ़ के ही आए हैं, बिना पढ़े कोई जज का एग्जाम नहीं देता। एकदम मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। तो एक डाउट आ जाता है उनको पढ़ते 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 पढ़ते। उस पे एक आपका क्या संदेश है सर, कि क्या करना चाहिए? देखिए, युवा जो पीढ़ी है अभी, यस। ये दो चीजें जो है मुझे अभी देखने को मिल रही है इसमें। पहला है, बहुत जल्दी में है, मतलब उन्हें सब कुछ जल्दी चाहिए। और दूसरा, वो बहुत जल्दी गिव अप करते हैं। पेशेंस। पेशेंस बोलिए, या आप ये बोल दीजिए कि वो बहुत जल्दी अपने विश्वास पर जो है वो एक भरोसा करना छोड़ देते हैं और बहुत जल्दी मान लेते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा। देखिए, अगर आप जुडिशरी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहते हैं तो कंपटीशन जो होता है ये 10 से 20% में होता है। 1 लाख बैठे, 10 लाख बैठे या 20,000 बैठे, कंपटीशन एक्चुअल वो 10 या 20% में होता है। बाकी लोग जो होते हैं वो कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग तो एग्जाम देने नहीं जाते। ये भी अरे होता वाह! है। ये बात मुझे आज पहली बार पता चली कि एग्जाम देने नहीं जाते। नहीं तो मैं अब तो अपने शर्ट कटाने के लिए भी तैयार हो गया था एग्जाम के लिए, आपको बताऊंगा कभी बाद में। आप न्यूज़पेपर आप जो है पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए। हम्म। इस बार भी जो है लगभग 40 to 60% absent रहे, केवल 40% लोग ही एग्जाम दिए। तो सोचिए आप कि कितने लोग जो है फॉर्म भर दिए और एग्जाम नहीं दे रहे। कारण ये है कि वो एग्जाम की तैयारी करते करते तक उन्हें अपने विश्वास पर जो है विश्वास खत्म। जी, इस पे तो मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि जिस दिन आप अपने पे हार गए तो दूसरे आपको हराने में कोई मेहनत नहीं करेंगे। सर, मैंने देखा यूपीएससी हो, सीजीपीएससी हो, काफी सारे एग्जामिनेशंस होते हैं। उस पे सुबह मुंह उठ के नहा धो के चले गए पेपर देने के लिए, बट जुडिशरी इकलौता पेपर है सर जहां पे माँ बाप तक के बाहर खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम में सर इतना ज्यादा फियर बोलना चाहूंगा, मेरा वर्ड सीधा ही पूछता हूँ, इतना फियर क्यों इस एग्जामिनेशन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो खुद ये मैंने महसूस किया, मैं देखता हूँ मैं जहाँ अकेले ही जाता हूँ, लेकिन कईयों के माँ बाप कलेक्टर तक के भी खड़े रहते हैं। एग्जैक्टली देखिए, मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ। ठीक है, मैंने यूपीएससी पीएससी भी जो है दिया है। देखिए, पहले के जो माँ बाप हुआ करते थे वो बच्चों को लेकर उतने कॉन्शियस नहीं होते थे। जिस अभी बच्चों को लेकर माँ बाप बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, उनके कैरियर को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना डर बच्चे के अंदर नहीं होता है उससे ज्यादा फियर उनके माँ बाप में है। अच्छा। तो वो अपने डर को खत्म करना चाहते हैं। और आज के माँ बाप जो हैं वो बच्चे की हर लड़ाई के अंतिम छोर तक रहना चाहते हैं। जज के एग्जाम को आपने देखा है क्योंकि आपने केवल जज का एग्जाम दिया है। यस। आप दूसरे एग्जाम पे भी जो जाइए ना, हर जगह माँ बाप मिलेंगे आपको। क्योंकि कोई भी माँ बाप है वो ये चाहता है कि बच्चा जब तक अपने उद्देश्य तक सफल ना हो तब तक वो जो है उनके साथ खड़े हुए। और अक्सर जो है मैं लोगों से भी ये कहूंगा, खासकर पेरेंट्स से, कि आप जो है अपने बच्चों पे भरोसा करना सीखिए। और वो वैसे ही डरे हुए हैं और आप उनके अंदर फिर एग्जाम का डर, फेल होने का डर अगर आप जो है पैदा करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो है बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाएंगे। तो आप उन पर भरोसा कीजिए, उनको समय दीजिए, तो यकीनन जो है वो अपने रिजल्ट को आपकी उम्मीद तक पहुंचा के रहेंगे। तो मैं पेरेंट्स से एक ही चीज कहूंगा कि बच्चा जब पढ़ता है तो ये लड़ाई केवल बच्चे की नहीं होती है, उसके पेरेंट्स की होती है। और ये चीज मैं जो है स्टूडेंट को भी कहूंगा कि जब स्टूडेंट एग्जाम देता है तो ये लड़ाई स्टूडेंट की नहीं होती है, पेरेंट्स की भी होती है। तो दोनों को जो है एक संतुलन बना के चलना चाहिए।
सर अपने आखिरी सवाल लेता हूँ और क्लोजर सेरेमनी करते हैं। सर देखा जा रहा है कि आजकल बहुत सारे मूवीज बनते हैं लॉ के ऊपर, कहीं ना कहीं मुझे एक दो चीजें उसमें पसंद नहीं आती है। तो कभी जजेस का उठ के बेंच पे खड़े हो जाना और एडवोकेट्स का चेम्बर में लड़ाई कर लेना, क्या कुछ कुछ दृश्य सही नहीं दिखा रहा है एडवोकेसी को, या फिर हमारी डेकोरम को पिक्चर में खराब दिखाया जा रहा है? इस पे आपका क्या संदर्भ है सर? देखिए, फिल्म अगर आप देख रहे हैं हम्म, तो पहले से आप जो है इस माइंडसेट को लेके चलिए कि इसमें कुछ चीजें मनोरंजन के लिए होगी। हम्म, अब यहाँ पर जैसे आपने कहा, आपने अभी एक वेब सीरीज का नाम लिया था, मामला लीगल है। मामला लीगल है। ठीक है। अब उसमें कई बार ऐसे हाथ से जो है चीजें दिखाई गई हैं जो वकीलों के प्रोफेशन के साथ शोभा नहीं नहीं देती। देती। बिल्कुल आपने कहा। तो यहाँ पर ये बात तो सही है कि कोई भी प्रोफेशन जो होता है उसको मनोरंजन का साधन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक आम इंसान जब इन मूवीज को देखता है, वेब सीरीज को देखता है, तो एक परसेप्शन या एक एक धारणा बना लेता है। बना लेता है। हम्म, मैं आपको अपना ही उदाहरण देता हूँ। हम्म, ये जब मेरा संघर्ष का दिन था तो मेरे एक रिलेटिव थे, जी। तो उनसे मिला तो उन्होंने कहा, अच्छा वो गलत कर रहे हो? बोले हाँ। बोले यार तुम्हारे जैसे वकील तो जो है मेरे यहाँ दसों खड़े रहते हैं, अरे क्योंकि वाह। वो एक बड़े पद पे थे। हम्म, तो मैंने जो है इस उपहास को स्वीकार किया, और आज जो है वो गर्व से कहते हैं कि ये मेरा फलाना रिश्तेदार है। और जैसा जो है मुझे कहते हैं यहाँ के लोग, मेरे दोस्तों ने मेरा नाम रखा हुआ है, जैसे कोटा फैक्ट्री है वैसे जज फैक्ट्री है। तो अब वो ये कहते हैं कि ये किंग मेकर है जजेस का। तो देखिए, एक नोबेल प्रोफेशन के साथ में आप कभी भी जो है किसी भी ऐसी बातें ना करें जिससे वो प्रोफेशन हास होता है। तो मैं तो हमेशा विरोध करता हूँ इस चीज का। संजीदा और संवेदनशील अगर हमको मूवी देखना है तो पिंक जैसी मूवी बनाइए, जहां पर आपको एक एडवोकेट की वैल्यू समझ में आएगी। ना का मतलब ना होता है। हाँ, और ये बात जो है उन्होंने अपने पूरे क्रॉस एग्जामिनेशन में कहाँ जोड़ के उन्होंने जो है इसको कंक्लूड किया था। तो मेरी फेवरेट मूवीज में एक मूवी है पिंक। बिल्कुल, मैं इस बात से सर से 100% सहमत हूँ। वो होती है संजीदगी और वो होता है एक एडवोकेट का पावर। ना का मतलब ना होता है, एक लाइन को डिफाइन कर देना पूरे पिक्चर को। आप समझिए कितना बड़ा एक प्रोफेशन का रोल है और एक गरिमा है पूरे के पूरे सोसाइटी में एक एडवोकेट का। सर आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। मेरे दर्शकों को बहुत सारे ज्ञान मिलेगा और काफी सारे नॉलेज की चीजें पता चली आज हमसे। आपके लिए आपका जो कीमती समय उसके लिए भी धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम हमारे पॉडकास्ट का क्लोजर करते हैं। सर के साथ हमें बहुत मजा आया। मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट के साथ और आपको बहुत सारा फन, नॉलेज और ज्ञान सारा चीज आपको मिलेगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेश।